ठीक है, तो वो उसके लिए बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट भी क्या होना चाहिए, कम से कम। तो जनरली आप देखते हैं कि यू वेट फॉर द फेस्टिव सीजन्स टू बाय एंड परचेज द थिंग्स। So why you wait? Because in the festive season the interest rate is lower as compared to the other months of the year. फिर है सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। ये वही बात हो गई कि एक तरीके से बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन के लिए सेपरेट फंड की व्यवस्था करनी चाहिए जो सिर्फ लोन के लिए ही इस्तेमाल हो सके। इंक्रीज डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, ये भी इकोनॉमिक फैक्टर का पार्ट है कि इंक्रीज डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स शुड बी देयर। अब कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती है? ज़्यादातर गुड्स जो आप इस्तेमाल करते हैं एफएमसीजी में, ठीक है, या ड्यूरेबल आइटम्स में, वो कंज्यूमर गुड्स का पार्ट है। तो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड हमेशा रहनी चाहिए। अगर कंज्यूमर गुड्स की डिमांड घटेगी तो उससे क्या होगा, उस कैटेगरी में एंटरप्रेन्योर आने से बचेंगे। मान ले रहे हैं किसी फील्ड में अगर डिमांड है ही नहीं किसी भी चीज़ की, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की, तो एंटरप्रेन्योर उसमें आने का नहीं सोचेंगे। वो कहेंगे कि यार इसमें आके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी देर आर नो प्रॉफिट्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया। आप देखिए सबसे ज़्यादा कंपनीज अपना जो पैसा लगाती हैं, जो बिजनेस करती हैं, वो एफएमसीजी सेक्टर में करती हैं, है ना। आप देखते भी हैं सोप, शैम्पू, डिटर्जेंट वगैरह, पेस्ट, डियो, ये सब चीज़ें बनती हैं। अगर आप कहो कि साहब बेसिक नीड्स की या ऐसी जो सोशल वेलफेयर की हों, तो उसमें आपको प्राइवेट कंपनीज नहीं दिखेंगी, एंटरप्रेन्योर नहीं दिखेंगे। वो रीज़न यही है कि भाई वो वहाँ पर ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की गुंजाइश नहीं। फिर आती है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शनल रिसोर्सेज। प्रोडक्शनल रिसोर्सेज ये क्या होते हैं, एनी आइडिया? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। yes, land, labor, capital, entrepreneur, productional, which are mainly used for the purpose of producing the things। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन के लिए चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे मशीन, कैपिटल, मैन या लेबर, लैंड जमीन जहां आप मशीनें लगा रहे हो, ठीक है, यूटिलिटी जैसे बिजली या पानी की व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम या वेस्ट मटेरियल जो निकल रहा है वो कहाँ आप डालेंगे, ये सारी चीज़ें बेसिकली प्रोडक्शनल रिसोर्सेज का पार्ट है। रॉ मटेरियल, अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं हुई तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। चाय बनाते ना आप, चाय, तो चाय कभी देखिए आप, अगर उसमें दूध नहीं है तो भी चाय नहीं बनेगी, दूध है मगर पत्ती नहीं है तो चाय नहीं बनेगी, है ना। पत्ती है मगर चीनी नहीं है तो भी चाय नहीं बनेगी। तो सबका होना ज़रूरी है, और तीनों चीज़ें हैं, दूध भी है, पत्ती भी है, चीनी भी है, मगर गैस नहीं है। ठीक है, गैस है पर बर्तन नहीं है। तो आप देखिए हर एक चीज़ का एक यूज़ है। जब सारे होंगे, दूध भी होगा, पानी भी होगा, चाय भी होगी, पत्ती भी होगा, गैस भी होगी और कंटेनर भी होगा, केटल भी होगी, तो ही चाय बनेगी। तो सेम है ऐसा बिजनेस में भी, प्रोडक्शन करना है, मशीन है, लेबर है, रॉ मटेरियल है, लाइट है, व्यवस्था है, सारी चीज़ें जब होंगी तो ही आप प्रोडक्शन का सोच सकते हैं। तो ये फैक्टर बेसिकली इकोनॉमिक फैक्टर का पार्ट है कि प्रोडक्शनल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहनी चाहिए। ठीक है, एफिशिएंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, इसके बाद है एफिशिएंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हम इकोनॉमिक थ्योरी की ही बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स की ही बात कर रहे हैं। तो पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट की, इकोनॉमिक पॉलिसीज, वो अच्छी होनी चाहिए। अब इकोनॉमिक पॉलिसी में बेसिकली कई सारी पॉलिसीज आ जाती हैं। आपने बिजनेस एनवायरनमेंट का अगर पेपर पढ़ा हो तो उसमें आपने पढ़ी होगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ी होगी आपने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी पढ़ी होगी आपने, ठीक है, आपने
मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, राइट, ये सब पढ़ी होंगी आपने। तो बेसिकली उन्हीं पॉलिसीज की बात हो रही है कि वो जो पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट ने बनाई हैं बिजनेस की सहूलियत के लिए, वो लिबरल होनी चाहिए। ठीक है, तो जब पॉलिसीज कठोर होंगी, स्ट्रिक्ट होंगी, तो भी बिजनेस वहां पर ग्रो नहीं करेगा। इसीलिए ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस होना चाहिए, आसानी होनी चाहिए बिजनेस को करने के लिए। क्लियर है ये इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? ठीक है, Yes, sir. इसके बाद है नेक्स्ट हिजेंस थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हिजेंस थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, देखिए हिजेंस ने थोड़ा अलग से एक थ्योरी दी है, थोड़ी सी डिफरेंट है ये बाकी सबसे। वो क्यों है वो मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द रिसर्च वर्क डन बाय हिजेन, एंड he did his research in जापान। जापान पे इन्होंने रिसर्च की, एंड ही केम अप विद द आइडिया दैट कि इन्होंने ही कहा कि एक एंटरप्रेन्योर बेसिकली तब बनता है जब उसको समाज में, सोसाइटी में उसके अधिकार नहीं मिलते। उसको उसके अधिकारों से, किसी भी कॉमन मैन को अगर उसके अधिकार नहीं मिलेंगे, उसको उसके अधिकारों से हटाया जाएगा, दूर किया जाएगा, तो इन रिटर्न वो एंटरप्रेन्योर बनेगा। अब पीपल हैव सम कॉन्सेप्ट, तो इसके सपोर्ट में कुछ लोग आए, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ये क्या बात हुई, लेकिन इन्होंने उसको जस्टिफाई किया। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने जापान के ऊपर अपनी रिसर्च की थी, और जापान में इन्होंने समुराय कम्युनिटी, आपने सुना होगा नाम समुराय, ठीक है, तो समुराय कम्युनिटी है जापान में, उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च की। एक जमाना था, एक समय था जब समुराय कम्युनिटी को जापान में कोई भी दर्जा प्राप्त नहीं था। दे वर केप्ट अलूफ ऑफ द पावर एंड डिफरेंट फैसिलिटीज या एमिनिटीज ऑफ द सोसाइटी। तो ऐसे लोग बहुत कम थे जो समुराय कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, और उन्हें बेदखल किया जा रहा था समाज से। फिर उन्होंने सोचा कि भाई अब हमें अपने आप को वापस से स्थापित करना पड़ेगा, अपने आप को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, तो वो बिजनेस की फील्ड में चले गए और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। ठीक है, तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो जापान में जितने बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, ज़्यादातर वो कब्जा वहाँ पर जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, समुराय ग्रुप जो है वो अच्छा एक स्टैब्लिश ग्रुप है इन जापान। तो ये इनकी थ्योरी थी। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि वो ग्रुप जिसको समाज से हटाया जा रहा है या बेदखल किया जा रहा है, वो 4 तरीके से अपना कमबैक कर सकता है। 4 तरीके हो सकते हैं उसके, ठीक है, वो किस तरफ जाएगा। वो 4 तरीके क्या हैं वो इन्होंने बताए। सबसे पहला है रिट्रियटिस्ट, आप स्लाइड पे देख सकते हैं, रिट्रियटिस्ट। रिट्रियटिस्ट रिट्रियटिस्ट इन्होंने नाम दिया, ये वो लोग हैं जो समाज के मना करने के बाद, समाज के मना करने के बाद भी रुकते नहीं है और अपना काम जारी रखते हैं। मतलब ऐसे ग्रुप को रिट्रियटिस्ट कहा गया कि जिन्हें अगर बोला जाए कि भाई ये काम मत करो, तो वो आपकी बात को अनसुना करके वो काम करते रहते हैं। ऐसे ग्रुप को बोला गया है रिट्रियटिस्ट। ठीक है, सेकंड इन्होंने नाम दिया रिचुअलिस्ट। रिचुअल नाम से समझ सकते हैं, रिचुअल फॉलो करना। तो ये वो लोग हैं जो समाज के रिचुअल्स को फॉलो करने में लग गए। इनको बोला कि भाई ये काम मत करो, ये यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इन्होंने वो काम करना छोड़ दिया, रिचुअल्स को फॉलो किया। ठीक, जैसे घर में भी आप देखते हैं ना, कभी कभी पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, शाम को झाड़ू मत लगाओ, बृहस्पति के दिन ये मत करो, मंगल के दिन बाल मत कटाओ, ऐसे सेवरल थिंग्स जो आप रिचुअल सुनते हैं।
कुछ बच्चे होते हैं जो उसको मानते हैं, कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। तो जो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं या अपना काम करते रहते हैं वो रेटियाटिस्ट हो गए, और जिन्होंने मान लिया वो रिचुअलिस्ट हो गए। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। तीसरे हैं रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्मिस्ट, रिफॉर्म लाना, नाम में ही है, रिफॉर्म लेकर आए। तो बेसिकली ये वो लोग थे जिन्होंने कहा कि साहब अब बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा। ठीक है, और समाज को बदलना होगा, समाज को बदलना होगा। ये अपने काम को इतना दृढ़ संकल्प थे कि इन्होंने पूरे समाज को बदलने का सोचा, रिफॉर्म लाने का सोचा। ये वो काम कर रहे थे जो एक्सेप्टेबल नहीं था सोसाइटी में, और उसको बदलने के लिए, उसको चेंज करने के लिए इन्होंने रिफॉर्म का सहारा लिया। मतलब पूरा सिस्टम चेंज करने की बात करी, समाज को चेंज करने की बात करी, तो इसीलिए रिफॉर्मिस्ट कहलाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो यूसुफ मलाला जई, ये नाम सुना होगा आपने, है ना? आपने सुना होगा यूसुफ मलाला जई नाम। Yes, sir. तो शी वॉज द गर्ल जो यू नो किसे कह सकते हैं हम, मुस्लिम कंट्रीज में जिसने आवाज़ उठाई कि भाई जब पूरी दुनिया में लड़कियों को एजुकेशन का राइट मिला हुआ है, गर्ल्स को मिला हुआ है राइट, तो यहाँ पर क्यों नहीं? हमें भी पूरा अधिकार है स्कूल जाने का, पढ़ने का। घर से निकलने का, अपनी जिंदगी जीने का। तो ये अधिकार की बात करी उसने, रिफॉर्म लाने की बात करी, लेके आई भी कुछ हद तक, लेकिन समाज को बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे कानून के खिलाफ है, हमारे सोसाइटी के खिलाफ, गोली तक मार दी गई। ठीक है, तो ये रिफॉर्मिस्ट हैं बेसिकली। ये लोग समय समय पे इस तरीके के जो आवाज उठाते हैं, जो समाज को बदलने की बात करते हैं, दे वर कॉल्ड रिफॉर्मिस्ट। फोर्थ, इनोवेटर। इनोवेटर, इन्हें कोई मतलब नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये अपनी फिलॉसफी में लीन लोग हैं, बहुत बहुत कम, मतलब ऑन फिंगर्स यू कैन काउंट देम। तो ये इनोवेटर्स हैं जो अपनी थिंकिंग लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये नहीं कहते कि ऐसा करो वैसा करो, ये बिल्कुल नई अप्रोच के साथ आते हैं, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट निकाल के लाते हैं कि साहब ऐसा होना चाहिए, अगर ये होगा तो वैसा होगा, और सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो फर्क क्या है दोनों में, रिफॉर्मिस्ट में और इनोवेटर्स में, कि जो रिफॉर्मिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं जो विश्व में कहीं हो रही है, किसी जगह पर हो रहा है, उनके यहाँ नहीं हो रहा है, उसको बदलने की बात करते हैं। और इनोवेटर क्या करते हैं, जो कहीं नहीं हो रहा, समथिंग विच इज नॉट हैपनिंग एनीवेयर, उसको लाने की बात करते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम है, वो फर्स्ट टाइम है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द इनोवेटर्स। क्लियर है दोनों थ्योरी? Yes, sir. Yes, sir. फिर आई सपोज दिस इज द लास्ट वन, लास्ट थ्योरी है, and this is a theory which was given by Max Weber. Max Weber बहुत अच्छी थ्योरी दी इन्होंने, छोटी थ्योरी है, मैक्स वेबर के नाम से भी पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द मैक्स वेबर थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, या व्हाट इज देयर मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो आप इसको डिस्क्राइब करेंगे। मैक्स वेबर ने ये कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत सारे एंगल हैं ये देखने के कि भाई कोई एंटरप्रेन्योर है या नहीं है, तो there are several angles to look at that person, and the angle which he gave was on ethical system. ethics समझते हैं आप? ethics So moral values. moral values, ठीक है। बट जब हम ethics की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, सिर्फ मॉरल वैल्यूज़ ही नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, इथिकल वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस क्या होने चाहिए, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए बेसिकली,
और अबव ऑल एथिक्स की बात की जाती है, जो सही है उसकी बात की जाती है। बेसिकली एथिक्स का मतलब ये समथिंग विच इज राइट, समथिंग दैट टेल्स यू अबाउट व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, दैट इज एथिक्स। एथिक्स सबसे ऊपर है। हम अगर कानून की बात करें, लीगल बात करें, तो एथिक्स इज अबव ऑल। Ethics can make the legal system. Ethics can make law. It's not the law which will make ethics. समझ रहे हैं ये चीज? तो ethics के हिसाब से सबको चलना है। ethics सबसे ऊपर है, ठीक है? तो इसीलिए इन्होंने बात करी है मैक्स वेबर ने कि भाई ethical values के अनुसार ethics क्या हो। तो इन्होंने 3 steps में उसको बताया। इन्होंने क्या कहा? There are a set of ethical values. Set of ethical values. बहुत सारी चीजें हैं ethical values में। क्या है वो? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं, आम आदमी कॉमन मैन की तरफ से नहीं बता रहा हूँ। एक बिजनेस के लिए जो इथिकल वैल्यूज होनी चाहिए वो क्या है? बहुत सारी है। क्या? सबसे पहले कि भाई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, समाज उससे समाज का भला भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए उसको रखा गया। जैसे शराब का बिजनेस, शराब का बिजनेस, अल्कोहल, ठीक है? अगर आप अल्कोहल बना रही है कंपनीज बहुत सी, बट उससे समाज का भला तो नहीं हो रहा। प्रॉफिट हो रहा है कंपनीज का खूब, रात दिन, सरकार का भी खूब अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, बट समाज का कोई भला नहीं हो रहा है। तो वो इथिकल पेरिफेरी में उस बिजनेस को हम नहीं रख सकते। हम ये नहीं कह सकते कि शराब पीना स्वास्थ्यवर्धक है, पीजिए रोज साहब, है ना? गवर्नमेंट कहती है कि साहब पॉलीथीन बैन करो, पॉलीथीन बंद आज से। अरे तो बैन करना है तो आप उन कंपनीज को करो ना, कस्टमर को क्यों आप परेशान कर रहे हो? जब बनेंगी नहीं तो बैन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। बट गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि बंद हो, क्योंकि उससे टैक्स है, सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट को कमाई हो रही है। तो इथिकल वैल्यूज अबव ऑल है, सबसे ऊपर है। तो बात की जाती है कि बिजनेस ऐसा हो जो प्रॉफिट के साथ साथ समाज के वेलफेयर की भी बात करे। फिर बात की जाती है कि इससे गवर्नमेंट का भी फायदा हो, मतलब आप जो टैक्स दे रहे हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचना चाहिए। कस्टमर का फायदा होना चाहिए, कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए, ठीक है? तो ये सब चीजें हैं जो कस्टमर को वर्थ मिलनी चाहिए अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो। जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं बिजनेस के, उनको फायदा होना चाहिए। अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो उसमें जिन्होंने पैसा लगाया उनको भी प्रॉफिट होगा। तो ये सब चीजें बेसिकली कस्टमर के सेटिस्फेक्शन की बात की गई है कि कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट विच यू मेक। तो ये इथिकल वैल्यूज हैं कई सारी। अब इन्होंने कहा मैक्स वेबर ने कि सब पे एक साथ कंसंट्रेट करना मुश्किल है, सब पे आप एक साथ कंसंट्रेट नहीं कर सकते, ठीक है? आपको कभी कभी अपने माँ बाप से सभी को डांट पड़ती है, पेरेंट्स से। सारे बच्चे एक से नहीं होते, कुछ पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, स्टूडियस, मगर घर से नहीं निकलते, सोशल नहीं होते, खेलकूद में आगे नहीं होते, ठीक है? कुछ स्पोर्टी होते हैं, दिन भर उनसे खेलकूद करा लो, पढ़ाई में जीरो, तो पढ़ाई में कोई बात नहीं होगी। कुछ होंगे जो सोशल होंगे, वो घर से बाहर ही रहते हैं। कहाँ है भाई? मैं मम्मी उसके घर पे हूँ, अभी इस दोस्त के साथ हूँ, अभी उस दोस्त के साथ हूँ, मार्केट में ही रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ना पढ़ाई से कोई मतलब, ना खेलकूद से कोई मतलब, जिम्मेदारी नहीं होती। तो कहने का मतलब ये कि हर बच्चा एक पर्टिकुलर क्वालिटी लेकर ही आया है, वो सब गुणों में संपन्न नहीं हो सकता। सर्वगुण संपन्न बच्चा शायद ही कभी आपको मिलेगा जो सब चीज़ों में अच्छा हो। तो ऐसे ही ऐसा कोई बिजनेस जो सब चीज़ों में अच्छा हो कि भाई ये तो सर्वगुण संपन्न बिजनेस है, ये सारी इथिकल वैल्यूज को फॉलो करता है, ये मिलना मुश्किल है। तो इन्होंने कहा कि सारी इथिकल वैल्यूज पे कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, किसी एक पे करो। क्या कहा इन्होंने? किसी एक पर फोकस करके चलो। तो सेकंड पॉइंट देखिए, स्पेसिफिक वैल्यू ओरिएंटेशन। उन्हीं इथिकल वैल्यूज में से जो अभी मैंने बताई, कस्टमर पे फोकस करें, क्वालिटी पे करें, सप्लायर्स पे करें, रॉ मटेरियल पे करें, क्या करें, एम्प्लॉइज पे करें, ठीक है? किसी एक पे फोकस कीजिए। जब आप एक पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली
लॉन्ग रन में आप देखिए थर्ड पॉइंट, एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ। लॉन्ग रन में आपकी ग्रोथ निश्चित है, शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग रन में आपकी ग्रोथ निश्चित है। हम सोनी कंपनी, जब आप सोनी का नाम लेते हैं, सोनी कंपनी, तो आपके दिमाग में क्या आता है सोनी का नाम सुनते ही? When you hear the name of Sony products, what comes into your mind? Quality of the product. Quality of the product, right? Price तो नहीं आया दिमाग में, प्राइस नहीं आया होगा। सोनी ऑलवेज हैव हायर प्राइसेस एज कंपेयर टू अदर्स। अगर कोई भी एलईडी टीवी आप मार्केट में लेने जाइए, 6-7 हज़ार रुपए से स्टार्ट हो जाता है, सोनी का लेंगे तो आप 15-20 हज़ार से स्टार्टिंग में लेंगे, ठीक है। तो प्राइस नहीं है बट क्वालिटी है, क्वालिटी ऐसी कि जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। जब आप टाटा का नाम लेते हो, टाटा एज अ कंपनी, तो आपको दिमाग में क्या आ रहा है? टाटा से ट्रस्ट, भरोसा। भरोसा किसका? एम्प्लॉइज का। एम्प्लॉइज भरोसा कर सकते हैं उस पर। सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज अगर आप देखेंगे तो टाटा में मिल जाएंगे आपको। इन्वेस्टर्स का भरोसा, टाटा का अगर कोई भी म्यूचुअल फंड या कोई भी शेयर होगा, आदमी आंख बंद करके खरीदेगा, कंपनी डूबेगी नहीं। भरोसा है, ट्रस्ट है। तो एक ही चीज़ है बस जिस पे फोकस करके चलना है, ठीक है। टाटा है, ट्रस्ट की बात करी, भरोसा दिलाने की बात करी। सोनी ने क्या करा? क्वालिटी पे फोकस करके चले, बस क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ, बाकी सब भूल जाओ, ठीक है। चाइनीज प्रोडक्ट दिमाग में आते, क्या दिमाग में आ रहा है? चाइनीज प्रोडक्ट Not durability. प्राइस में सस्ते, नॉट गुड, या प्राइस में सस्ते, ये भी तो देखो आप भाई। कंपेरेबल चीजें कंपेयर की जाती हैं। आप जब आप कंपेयर करते हैं ना, तो आप 5 रुपए के पेन से 100 रुपए वाला पार्कर का पेन कंपेयर नहीं कर सकते। जब आप 100 रुपए में पार्कर पेन खरीदते हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसी के बराबर में कोई लक्सर का या कोई दूसरा 100 रुपए वाला पेन खरीदना होगा, तब क्वालिटी मैच करेगी। 5 रुपए वाले पेन से कंपेयर करोगे तो वो कंपेयर नहीं होगा। ये भी एक रूल है, ठीक है। कंपेरेबल थिंग्स कैन बी कंपेयर्ड। तो इस तरीके से बेसिकली बात की जा रही है एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ की। तो ये 3 स्टेप में इन्होंने थ्योरी बताई। सबसे पहला, कई सारी इथिकल वैल्यूज हो सकती हैं, सब पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, किसी एक पे फोकस करो। सेकंड, इन्होंने ये कहा स्पेसिफिक वैल्यू ओरिएंटेशन। जब आप एक पे फोकस करके चलेंगे, ठीक है, तो लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में कुछ नहीं होगा एकदम से। आप उस पर फोकस करके दृढ़ निश्चय रखिए और भविष्य में आपका जो बिजनेस है, ठीक है, वो बढ़ेगा, ये बात तय है। क्योंकि जितनी भी कंपनीज हैं उनकी रिसर्च की गई, उन पे ये देखा गया कि उन्होंने आगे से क्या फॉलो किया, ठीक है, और उसी को आगे बढ़ाया और आज आगे आगे वो फ्लोरिश करिए। आईटीसी है, आईटीसी ऑलवेज केप्ट इन माइंड सोशल वेलफेयर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हमेशा ध्यान रखा उन्होंने और इसी चीज़ को आगे हमेशा फॉलो किया। आज बहुत बड़ी कंपनी है। पतंजलि बात करें तो पतंजलि फॉलोज कि भाई हम कुछ भी मिलावटी चीज़ नहीं बेचेंगे, हम कुदरती नेचुरल चीज़ बेचेंगे हमेशा। पूरा पतंजलि आप देखिए वो इसी पे ही बेस्ड है। तो उनकी इथिकल वैल्यूज़ क्या है? मिलावटी कुछ नहीं, और हमेशा हम 100% प्योर नेचुरल चीज़ों को ही आगे फॉरवर्ड करेंगे और बेचेंगे। ये उनका इथिकल वैल्यू जब कर रहे हैं तो आगे वो कंपनी प्रमोट